नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के इस नौवे लेक्चर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी, जो कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का एक टॉपिक है। और इसके अंदर हम समझेंगे कि भाई एक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है और ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है, और इसके फॉर्मूलेज भी हम देखेंगे। जो बेसिक डेफिनेशन है किसी भी मशीन की एफिशिएंसी की, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए, ये एफिशिएंसी का जो डेफिनेशन है ये हर एक मशीन के लिए ट्रू है। आप किसी भी मशीन के लिए एफिशिएंसी अगर डिटरमाइन करेंगे तो वो यही होगा, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। यहाँ तो हालांकि हमने ट्रांसफार्मर लिखा, आप यहाँ पे किसी भी मशीन का लिख सकते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन यू कैन राइट, ऑफ एनी मशीन, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मशीन हो चाहे मैकेनिकल मशीन हो, मैटर नहीं करता, ये हर एक मशीन के लिए ट्रू है। क्या होना चाहिए भाई? तो आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो होना चाहिए। जनरली जो एफिशिएंसी को हम लोग दिखाते हैं वो ईटा से दिखाते हैं। ये हमारा हो जाता है ईटा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, मैं किसी और कलर से लिख देता हूं, इसको हम लोग कहते हैं ईटा। ठीक है, ETA। इस सिंबल से हम लोग दिखाते हैं ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी। बेसिकली ये N होता है जिसको इस तरह से घुमा दिया जाता है। ठीक है, तो भाई ईटा इज इक्वल्स टू, अगर आप देखेंगे कि भाई एक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है, तो हमने लिखा आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर, यही होता है हमारे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कह ले या किसी भी मशीन की एफिशिएंसी कह ले। एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि जब भी हम बात एफिशिएंसी की करेंगे तो ये एफिशिएंसी हमेशा के लिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये एफिशिएंसी आपका हमेशा 1 से लेस देन होगा, 1 से छोटा होगा। ठीक है, 1 से छोटा होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। जब भी आप एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ये आपको 1 से छोटा मिल रहा होगा। एक और चीज है जो आपको जाननी चाहिए, एफिशिएंसी को हम लोग सीधे तौर पे भी कह देते हैं कि भाई इसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो आप 0 पॉइंट समथिंग करके आप बताएंगे, क्योंकि हमेशा 1 से छोटा होता है, आपको पता है। लेकिन हम लोग जनरली एफिशिएंसी के लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं परसेंटेज एफिशिएंसी का। अगर बात परसेंटेज एफिशिएंसी की जाए, अगर बात की जाए परसेंटेज ईटा की, तो वो हमारा हो जाएगा आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। ये हमारा हो जाएगा एक ट्रांसफार्मर की परसेंटेज एफिशिएंसी, और गुना हम करेंगे 100%। समझ गए? तो हमारे ट्रांसफार्मर की परसेंटेज एफिशिएंसी की अगर बात की जाए तो ये हमारा हो जाएगा। अच्छा, ये जो एफिशिएंसी हम बता रहे हैं ना, ये लगभग ट्रांसफार्मर के लिए ही नहीं, ये यूनिवर्सल है, सारे मशीन के लिए ट्रू है। अभी बेसिकली हम ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी पे अब आ जाएंगे। अगर हम सिर्फ ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर में आप जानते हैं, पहले मैं इन सबको हटा लेता हूं। अगर हम लोग ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की बात करें तो हमने आपको एक बात बताया कि अगर हम एफिशिएंसी को देखेंगे तो उसको दिखाते हैं नीटा से, और नीटा ऑलवेज लेस देन 1 हमारा होगा। ठीक है, समझ गए ना? ये आप रख लीजिए एक बात जो कि एफिशिएंसी के संदर्भ में है। अच्छा, दूसरी बात क्या, अगर बात करें परसेंटेज नीटा की, परसेंटेज एफिशिएंसी की, तो वो हमेशा हमारे 100% से कम होगा, यानी कि हमेशा लेस देन 100%। क्यों? क्योंकि जब बात परसेंट में करेंगे तो वैल्यू भी तो 100 तक जाएगी ना। आप समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि 100% से हमने मल्टीप्लाई भी तो किया है। तो हमेशा 100% से हमारा कम होगा, हमारा जो नीटा होगा। बात समझ रहे हैं? 90% हो सकता है, 95% हो सकता है। अच्छा, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है? तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 95 to 99% होती है। मैंने आपको बताया था ना कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अगर आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर के लॉस वाले लेक्चर को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमने आपको बताया था कि भाई ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है ना, और इसमें मैकेनिकल लॉसेज होते भी नहीं हैं, क्योंकि कोई भी मूविंग पार्ट है नहीं।
जितने भी लॉस होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल लॉस ही हैं, कॉपर लॉस, कोर लॉस, तो ये जितने सारे लॉस है ना, तो ये सारे इलेक्ट्रिकल लॉस हैं, तो बहुत कम लॉस होता है बेसिकली। अच्छा, और जो मुख्य बातें हैं एफिशिएंसी के टर्म में वो आपको जानने चाहिए कि भाई अगर आपका एफिशिएंसी कभी नीटा 1 के इक्वल आ जाए तो क्या होगा भाई? पहली बात तो ऐसा कभी नहीं होता है, और दूसरी बात ऐसा आइडियल सिचुएशन को कंसिडर करके हम कर चलते हैं, ठीक है। जब भी हमारे पास ऐसा हो जाए तो हम मान लेंगे कि भाई ये आइडियल सिचुएशन है, IDAL, आइडियल कंडीशन में। हमने आपको बताया ना कोई भी मशीन आइडियल नहीं होता है, लेकिन अगर आप आइडियल कंडीशन को मानते हुए चलेंगे तो आपका ये जो नीटा है यानी कि एफिशिएंसी है ये 1 के इक्वल आ सकता है। यानी कि अगर परसेंटेज नीटा की अगर बात करेंगे, परसेंटेज एफिशिएंसी की अगर बात करेंगे तो वो भी 100% के इक्वल आ सकता है, ठीक है। ये दोनों आइडियल केस में ट्रू हैं, बट हमें ध्यान क्या रखना है, बट कभी भी हमारा जो नीटा है वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी हमारा परसेंटेज नीटा, परसेंटेज एफिशिएंसी 100% से बड़ा नहीं हो सकता। सॉरी, नीटा नहीं, ईटा, ये ईटा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये ईटा है, ठीक है। एन है ना, तो एक्चुअली कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, लेकिन क्यों इसको हम लोग ईटा कहते हैं। ये कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आप हमेशा याद रखें, कभी भी एफिशिएंसी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, और परसेंटेज एफिशिएंसी 100% से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। एफिशिएंसी हमेशा 1 से और 100% से छोटा ही होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान से रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई एफिशिएंसी में और हमें क्या जानना चाहिए, और एफिशिएंसी में जो आपको जानना चाहिए ना वो है, मैं थोड़ा सा एफिशिएंसी के का जो ट्रांसफार्मर के एक्सपेक्ट में एफिशिएंसी है उसको मैं थोड़ा सा देखूंगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर बात ट्रांसफार्मर के एस्पेक्ट में की जाए तो आप ट्रांसफार्मर में क्या जानते हैं कि भाई आपका जो आउटपुट पावर है ना, जो हमारा आउटपुट पावर है, एक मिनट, आउटपुट पावर जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, सेकेंडरी एंड का करंट, ठीक है, आई स्क्वायर, एक मिनट, एक मिनट साथियों, आई स्क्वायर नहीं, हाँ, बेसिकली I2, ठीक है, I2 V2, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी एंड का करंट और सेकेंडरी एंड के वोल्टेज और हमारा पावर फैक्टर cos phi 2 यही होता है, यही हमारा रियल पावर है। हमने आपको बताया था पावर ट्रायंगल के बारे में, बेसिकली वो तो सर्किट का पार्ट होता है, लेकिन हमने आपको यहाँ भी समझाया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो आउटपुट पावर हमारा सेकेंडरी एंड का करंट, सेकेंडरी एंड का वोल्टेज और cos phi 2। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर में, अगर एक ट्रांसफार्मर को आप इमेजिन करें, चलिए मैं इमेजिन क्या, मैं बना ही देता हूँ, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। चलिए, इस ट्रांसफार्मर में जो आप इनपुट पावर देते हैं लेट्स से वो P1 है, जो आउटपुट पावर आप लेते हैं वो P2 है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इनपुट पावर आप देते हैं, ठीक है, ये इसके वाइंडिंग में गया, फिर इसके कोर में गया, तो भाई वाइंडिंग में हमारा कॉपर लॉस हो जाता है, कोर में हमारा कोर लॉस हो जाता है, यानी कि हमारा जो P1 गया ना वो P2 के इक्वल नहीं मिलता है। हमारा P1 तो ज़्यादा दिया था हमने, लेकिन ट्रांसफार्मर में कुछ लॉस हो गया ना, तो हमारा P2 कम मिलेगा। P2 क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो हमने P1 तो ज़्यादा दिया था और P2 कम मिलेगा, तो ऐसा डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है? बेसिकली ये तो बात आप सब लोग जानते हैं, ऐसा डिफरेंस इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि हमारा हो जाता है ट्रांसफार्मर में लॉस, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर में लॉस हो जाता है। तो P1 इज इक्वल्स टू अगर देखा जाए तो वो हमारा हो जाता है लॉस प्लस P2, ठीक है। अच्छा, P2 इज इक्वल्स टू देखा जाए तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, P1 माइनस लॉस,
ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग कर रहे होंगे इस्तेमाल, इसको हम लोग करेंगे इस्तेमाल, ठीक है, इसलिए हमने लिखा। अच्छा, आउटपुट पावर आप अब जान चुके हैं, ठीक है, और लेट्स से आउटपुट पावर को हम P1 से दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि हमको दिक्कत ना हो। और P2 से सॉरी भाई, P2 से दिखा रहे हैं ना, P2 से दिखा रहे हैं, और इनपुट पावर को हम लोग P1 से दिखाते हैं। ओके, चलिए अब मैं क्या करूँगा, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब जो हमने यहाँ पे इन सब चीज़ों को दिखाया है ना, उसका करेंगे इस्तेमाल। तो अब आप बताइए कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी आपने क्या देखा। तो भाई ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी तो हम सब ने देखा, वो हमारा होता था आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। अभी परसेंटेज की हम बात नहीं करेंगे, हालांकि क्वेश्चन में हमेशा परसेंटेज में आपसे पूछा जाएगा, तो आप इस बात की ध्यान रखेंगे। चलिए खैर, तो आउटपुट पावर एक ट्रांसफार्मर का क्या होता था भाई, हमारा P2, और इनपुट पावर P1, यही होता था। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हमने P1 बराबर आपको क्या दिखाया था, अगर आप ध्यान से देखें तो P1 बराबर लॉस प्लस P2 था ना, लॉस प्लस P2 था, ये चीज़ आपने देखा था ना। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे ले लेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे कि भाई अगर हम और नीटा को और हम क्या चीज़ से दिखा सकते हैं, तो और हम दिखा सकते हैं भाई आउटपुट पावर तो जो हमारा है वो है P2 बराबर क्या था, P2 बराबर हमारा था V2 I2 cos phi 2, यही था ना भाई, सेकेंडरी एंड का वोल्टेज, सेकेंडरी एंड का करंट और पावर फैक्टर, ठीक है। और P1 बराबर या तो हम P1 का डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उसको लिख सकते हैं कि V1 इंटू V2 अपॉन में V1 इंटू I1 cos phi 1, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। लेकिन हम इसको P2 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो P2 के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, P2 के रिस्पेक्ट में हम लोग लिखेंगे P2 प्लस लॉस। अच्छा, P2 की वैल्यू तो यहाँ पे गिवन है ना, यहाँ पे गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऊपर वाले को कॉपी करेंगे, ऊपर वाले को कॉपी करेंगे, और नीचे हमारा ये P2 इज इक्वल्स टू जो ऊपर वाला है यही सेम आ जाएगा, यही सेम आ जाएगा, तो लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है, लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। अच्छा, अब एक ट्रांसफार्मर में अगर बात करें, एक ट्रांसफार्मर में अगर हम बात करें ना, तो लॉस क्या होता है एक ट्रांसफार्मर में, लॉस जो हमारा होता है वो दो तरह का होता है, हमने आपको पहले भी बताया, एक कोर लॉस, एक कॉपर लॉस। ये अलग बात है कि हिस्टैरिसीस लॉस और वो दोनों बेसिकली कोर लॉस का ही पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, कॉपर लॉस इज इक्वल्स टू, हम सबको पता है वो होता है I² R, यही होता है ना, I² R जो हमारा होता है कॉपर लॉस। तो हम चूंकि सेकेंडरी एंड पे डिटरमाइन कर रहे हैं, इसीलिए करंट भी हमारा I2 है, तो I2 का स्क्वायर इंटू R2, सेकेंडरी एंड पे लॉस डिटरमाइन कर रहे हैं ना, तो I² इंटू R2 हम लिख सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमारा जो आप यहाँ पे, चूंकि हम सेकेंडरी एंड पे सारी चीज़ों को डिटरमाइन कर रहे हैं, इसीलिए लॉस को भी हमने सेकेंडरी एंड पे डिटरमाइन किया है, ठीक है। I² R2 हमारा लॉस हो जाता है, और प्लस एक कौन सा लॉस है, ये तो हमारा कॉपर लॉस हो गया ना। अब कोर लॉस को हम लोग किसी भी चीज़ से दिखा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम PI से दिखा देते हैं, ठीक है। तो लॉस हमें मिल गया, लॉस इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमें मिल गया है। अच्छा, तो यहाँ पे हम प्लस लॉस को दिखा सकते हैं ना, प्लस लॉस क्या है हमारा, I2 का स्क्वायर R2 प्लस PI, यही है ना हमारा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इतना मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रांसफार्मर के लिए कोई सटीक पैरामीटर मिल जाए, कोई सटीक फॉर्मूला मिल जाए, और इसी से हम आगे का भी काम करेंगे, इसी के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हमें यहाँ पे सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। अब हम देखेंगे कि इन सब में जो जो कॉमन है उसको निकाल के ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो नीचे से आपको अगर ध्यान हो तो देखिए I2 यहाँ भी है, I2 यहाँ भी है, बेसिकली यहाँ नहीं है, और I2 ऊपर भी है, तो हम सब जगह से I2 कॉमन ले लेते हैं, I2 सब जगह से कॉमन ले लेंगे, नीचे भी I2 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बच जाएगा, V2 cos
फाई टू, ठीक है, V2 cos फाई टू बच जाएगा। और यहाँ पे हमने सब जगह से I2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी हमें बच जाएगा V2 cos फाई टू प्लस लॉस वाला जो कंपोनेंट है उसमें से भी तो I2 हमने कॉमन लिया ना, तो एक I2 बचेगा क्योंकि I2 का स्क्वायर है। अच्छा, R2 प्लस PI अपॉन में I2, क्योंकि यहाँ पे इसके पास I2 नहीं था तो I2 कैसे देगा ना, तो हमें I2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, I2 कैंसिल हो जाएगा, I2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अब आपको जो फाइनली जो एफिशिएंसी वाला टर्म मिला है वो क्या है, cos फाई टू V2 cos फाई टू प्लस I2 R2 प्लस PI अपॉन में I2, ठीक है। अच्छा, अब आपको अगर दिखे तो एफिशिएंसी बराबर अब आपको सीधे सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया, या तो आप एफिशिएंसी यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस अगर हम मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा है। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या बोला है भाई, तो हम एक कंडीशन फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन सा कंडीशन है जिस कंडीशन में हमारे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम आए। इंजीनियर के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण टास्क होता है। आप इंडस्ट्री में जाएंगे ना तो किसी भी मशीन की मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट करना, उसे फाइंड आउट करना, यही आपकी जिम्मेदारी होती है, तभी तो आप वो फायदा करवा पाएंगे ना। उसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और बेसिकली ये जितना भी है ना इसको हम लोग एक डुप्लीकेट स्लाइड बना लेते हैं और हम लोग सबको सेलेक्ट करके कैंसिल आउट, ठीक, सबको सेलेक्ट करके हम लोग करते हैं कैंसिल आउट और इसको करते हैं पेस्ट। ठीक है, अब हमारा जो ये फॉर्मूला आ गया है, ना, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अगर बात की जाए मैक्सिमम एफिशिएंसी की, हमारे मैक्सिमम एफिशिएंसी की, हालांकि मुझे स्लाइड दूसरा यूज़ करना चाहिए था, मैं दूसरा ही स्लाइड यूज़ कर लेता हूँ, 1 मिनट के लिए आप वेट कीजिए। मैं क्या है ना कि यहाँ पे टाइटल मैंने नहीं लगाया है, और देखिए यहाँ पे टाइटल हमारा है, ठीक है। अच्छा, कोई नहीं। अब अगर बात की जाए मैक्सिमम एफिशिएंसी की कि वो कौन सा कंडीशन है जिस पर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाए, ठीक है। अच्छा, मैं एक ब्रैकेट यहाँ पे देना भूल गया था, मैं दे देता हूँ, एक ब्रैकेट यहाँ पे रहेगा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। चलिए, वो कौन सा कंडीशन है जहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाए, वो कंडीशन हमें बताइए। तो वो कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा की तरह करेंगे डिफरेंशिएट। किस चीज़ को डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे एफिशिएंसी वाले टर्म को, इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, डिफरेंशिएट करने से पहले एक बात बहुत ज़रूरी है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना, ट्रांसफार्मर में बेसिकली क्या होता है कि भाई ये जो आप टर्मिनल वोल्टेज देख रहे हैं, ये टर्मिनल वोल्टेज और पावर फैक्टर कांस्टेंट रहता है। ट्रांसफार्मर में भाई हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है, MINAL टर्मिनल वोल्टेज है, जिसको हम लोग V2 से दिखाते हैं, एंड पावर फैक्टर ये हमारा कांस्टेंट होता है। तो इस चीज़ को हमें भूलना नहीं है, इस चीज़ को हमें कतई नहीं भूलना है। अच्छा, अब क्या है
कि ये दोनों फैक्टर अगर कांस्टेंट हैं, मतलब ये सारे कांस्टेंट हैं, तो इनको अगर हम डिफरेंशिएट भी कर लें ना, डिफरेंशिएट कर भी लें, तो क्या होगा कि वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि कांस्टेंट को जब भी हम बेसिकली किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो क्यों ना पहले ही बाहर निकाल लिया जाए सब चीज़ों को, ठीक है, क्यों ना पहले ही निकाल लिया जाए। तो भी भाई अगर हम लोग निकाल लेंगे ना बाहर, तो अब अगर नीटा में देखिए ऊपर वाला भी ये वाला बाहर निकल जाएगा, ठीक है, फिर ये वाला बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास बच क्या गया, बच गया हमारा ये वाला, ठीक है। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इन भाई साहब को, डिफ्रेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो हम करेंगे जो डिफ्रेंशिएट I2 R2 प्लस PI अपॉन में I2, और इसको पहले तो डिफ्रेंशिएट करेंगे I2 के रेस्पेक्ट में, I2 के रेस्पेक्ट में, और इक्वेट करेंगे जीरो से। इक्वेट करेंगे किस चीज़ से, जीरो से। मैं किसी और कलर से लिख लेता हूँ, यहीं पे लिखूंगा, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ये लीजिए, हाँ अब बेहतर है। चलिए तो इक्वेट कर देंगे इसको हम जीरो से, ठीक है, चलिए करते हैं। तो अब आप मुझे बताएंगे कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। अच्छा सबसे पहले हम इस I2 R2 को डिफरेंशिएट करें, इसको हम दो पार्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा हमारा I2 R2 का, ठीक है, इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस फिर हम लोग डिफरेंशिएट करने लग जाएंगे इस PI वाले पार्ट को, PI अपॉन में I2। अच्छा इसको हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं क्या, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको पता है कि इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, एक मिनट, इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, PI को तो इस PI को तो हम सिंपल लिख लेंगे क्योंकि ये हमारा पावर है और इसका कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन ये I2 चूंकि डिनोमिनेटर में है, I2 डिनोमिनेटर में है तो ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका पावर -1। हम लोग इस तरह से भी लिखते थे, ठीक है, इस तरह से भी लिखते थे, तो इस तरह से लिख लेंगे। अच्छा सबको इक्वेट करना है जीरो के साथ, बहुत अच्छी बात है। अब ज़रा हम ध्यान से देखेंगे, अब ज़रा हम देखेंगे ध्यान से क्या होता है। अब दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे R2 हमारा बाहर निकल जाएगा, R2 हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और डिफरेंशिएट होगा I2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होके हमारा कुछ नहीं होगा, बेसिकली ख़त्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसकी तो हम बात नहीं करने वाले, 1 हो जाएगा तो फिर क्या ही करना बात उसकी। अच्छा चलिए अगले वाले पे हम चलते हैं, तो इसको ज़रा डिफरेंशिएट कीजिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली हमारा PI बाहर आ जाएगा प्लस PI बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इस I2 का पावर -2 है, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये -1 तो आगे आ जाएगा, ये -1 आगे आ जाएगा, ठीक है, आपने डिफरेंशिएशन किया होगा आई होप सो। और उसके बाद हमारा जो ये I2 है, इस I2 का पावर -1 और प्लस -1, मतलब -1 उसके साथ ऐड हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी -1 माइनस -1, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। माइनस देखिए कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, n-1 करते हैं ना। अब n का वैल्यू तो हमारे पास -1 है और इसके पास फिर से -1 करेंगे तो -1 और -1 दोनों मिलके क्या हो जाता है, हमारा -2 हो जाता है, ठीक है। अब सही है चलिए खैर, तो ये हमारा हो जाएगा, यही हो जाएगा ना हमारा, और इसको हम लोग कर रहे हैं जीरो के साथ इक्वेट। अच्छा और थोड़ा सा हम करेंगे तो हमारा और क्या मिलेगा, और हमारा मिलेगा I2, और यहाँ पे ये जो हमारा ये हमारा -1 आ रहा है, तो इस -1 को हम लोग ले लेंगे बाहर, इस -1 को बाहर ले लेंगे तो ये साइन माइनस हो जाएगा, तो -PI हमारा हो जाएगा। और I2 पे चूंकि -2 का पावर है तो उसको अगर नीचे में हम ले आएंगे तो वो हो जाएगा हमारा I2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम 2 लगाना भूल गए थे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 0। अच्छा अब आपको क्या मिल रहा है, अब आपको मिल रहा है कि भाई PI इज इक्वल्स टू R2 इंटू
I2²। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर हम थोड़ा ठीक से लिखें तो और क्या लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा ठीक से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, हमने एक शॉर्टकट ले लिया, एक स्टेप यहाँ पे हम खा गए हैं, क्योंकि अब आप इतने बच्चे थोड़ी ना हैं कि इस चीज़ को नहीं समझेंगे। ठीक है, I2² और R2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे कि PI हमारा क्या था। अब हम देखिए, हम ये भूल गए थे कि यहाँ पे हमारा कैमरा भी है, तो चीज़ें आपको दिखेगी नहीं, तो हम करेंगे इसको छोटा सा। ठीक है, इसको छोटा सा करेंगे और एक और इसको छोटा सा करेंगे और हम इसको छोटा सा करेंगे। अब जो हमारे पास जगह आ रहा है ना, जो हमारे पास जगह आ रहा है बेसिकली इस जगह में, अब हम यहाँ पे करेंगे एडजस्ट चीज़ों को। इस PI के बारे में बताइए कि ये PI हमारा क्या था। PI हमारा था कौन सा लॉस, बेसिकली लॉस ही तो था। ये हमारा था कोर लॉस, कोर लॉस, और ये हमारा था कॉपर लॉस, COPPER, कॉपर का स्पेलिंग कॉपर लॉस। ठीक है, कोर लॉस एंड कॉपर लॉस। ठीक है, तो ये दोनों हमारा इक्वल हो गया। बेसिकली अगर आपको ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए ना, तो फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कोर लॉस को इक्वल कर देंगे कॉपर लॉस के बराबर, तो आपको ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाएगी, जो कि 99.9% के तक आप अचीव कर सकते हैं। इससे ज़्यादा एफिशिएंसी अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ट्रांसफार्मर ऑब्वियसली एक प्रैक्टिकल मशीन है, तो आइडियल वाला कंडीशन आपको नहीं दिखाने वाला। ओके, ओहो, मैं करूँगा इन स्लाइड्स को डिलीट। अभी मैं रहने देता हूँ। ठीक है, चलिए अब एक आखिरी टॉपिक आ जाता है, जो कि ऑल डे एफिशिएंसी। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस बता देता हूं। देखिए, ट्रांसफार्मर के एस्पेक्ट में अगर आप लोग इंजीनियर हैं, ठीक है, आप लोग इंजीनियर हैं, इंडस्ट्री में जाएंगे, अगर मान के चलिए आपको मैं कह दूं कि भाई इस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी आप हमको कैलकुलेट करके बताइए, तो आप क्या करेंगे, बेसिकली आप ऑल डे एफिशिएंसी निकालेंगे। उस ट्रांसफार्मर के कंप्लीट पूरे दिन का जो सेगमेंट है उसका आप एफिशिएंसी निकाल के देंगे। ऐसा नहीं कि आप 2-4 घंटे का एफिशिएंसी या फिर 2-4 मिनट का को आपने रीड किया, रिकॉर्ड किया और उसको उस हिसाब से आपने कैलकुलेट करके हमको एफिशिएंसी दे दिया, वो सही बात नहीं है। आपको ट्रांसफार्मर के कंप्लीट डे का, कंप्लीट पैटर्न का एफिशिएंसी निकाल के देना होगा। ऐसा क्यों होता है, तो भाई ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है ना, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हमारा, देखिए कोर लॉस तो हमारा फिक्स होता है कि वो जो हमने बॉडी जिस हिसाब से बनाया उस हिसाब से हमारा लॉस होगा। लेकिन बात अगर कॉपर लॉस की जाए तो वो हमारा करता है लोड पे वेरिएशन होता है। वो लोड अगर हम बढ़ा देंगे तो उस हिसाब से बढ़ जाएगा, घटा देंगे तो घट जाएगा, इस हिसाब से हमारा वेरिएशन होते रहता है, तो उसमें हमारा प्रॉब्लम आ जाएगा। कभी मान के चलिए कि आपके ट्रांसफार्मर से लोड बहुत ज़्यादा कनेक्ट है और कभी बहुत कम कनेक्ट है, तो वो बहुत वेरिएशन आपको दे देगा, तो फिर आप एग्जैक्ट एफिशिएंसी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ट्रांसफार्मर के आप पूरे दिन का एफिशिएंसी निकालें। आपके सिलेबस में इसी के लिए ये एक अलग टॉपिक मेंशन है, ऑल डे एफिशिएंसी। हालांकि इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना ही बताना है कि भाई ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी और मशीन की एफिशिएंसी की तरह नहीं है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात की जाए, अगर स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात की जाए, तो मैं लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो आपके गली मोहल्ले में होता है, पावर ट्रांसफार्मर जो ट्रांसमिशन सब स्टेशन पे होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात की जाए ना, TF में लिख देता हूँ शॉर्टकट में, तो उसमें हमें कैसी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होती है, उसमें हमें ऑल डे की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होती है। इसमें हमें बचना नहीं होता है, इसमें हमें पूरे दिन का एफिशिएंसी निकाल के देना होता है, 24 घंटे का। तो इसको हम लोग जनरली देखिए, एफिशिएंसी को अगर हम दिखाएंगे ना, तो इसको
पूरे दिन में जितना आउटपुट पावर है बटे में पूरे दिन में जितना इनपुट पावर है डिवाइड करके हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो हम अगर फॉर्मूला लिख दें तो नीटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल डे, DAY। ठीक है, ऑल डे की एफिशिएंसी तो आप लिखेंगे आउटपुट पावर ऑफ ऑल डे, ठीक है, अपॉन में इनपुट पावर ऑफ ऑल डे। ठीक है, 24 आवर की एफिशिएंसी इसमें हम लोग देते हैं। यूनिट हमारा KVA, पावर का यूनिट आपको पता है ना, KVA। और इतना ही ऑल डे एफिशिएंसी में है और ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। बेसिकली हम इसलिए निकालते हैं, आप याद रखेंगे, क्योंकि कोर लॉस तो ठीक है, कोर लॉस तो बॉडी पे निर्भर करता है, लेकिन बात अगर कॉपर लॉस की जाए तो भाई I² R लॉस जो इसको हम कहते हैं ना, एक मिनट, I² R लॉस जिसको हम कहते हैं, तो वो हमारा वेरी कर जाता है। बेसिकली I² R लॉस जो हमारा है, ये लॉस हमारा वेरी करता है, वेरीज विथ लोड। इसीलिए हम एक आध घंटे की एफिशिएंसी कैलकुलेट करके ये नहीं कह सकते कि हमने ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर ली है और ये फाइनल एफिशिएंसी है। ठीक है, अब अगर मैं आपको सिलेबस दिखा दूं जाते जाते, एक बार एक नज़र सिलेबस पे दे दीजिए, तो सिलेबस में हम जो है बहुत सी चीज़ें कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा ज़रा ध्यान दीजिएगा सिलेबस पे, हमने आज आपको एफिशिएंसी कवर करवा दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे एफिशिएंसी करवा चुका हूँ। ऑल डे एफिशिएंसी की बात हम लोग कर चुके हैं, अभी के लेक्चर में हमने देख लिया था। ठीक है, अब हमारे पास हो जाता है डायरेक्ट लोडिंग का कंडीशन, जिसमें आपको ओपन सर्किट वाला और शॉर्ट सर्किट वाला मेथड भी पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम लोग टेस्टिंग के नाम से भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर की लोडिंग जो करते हैं ना, लोडिंग, ट्रांसफार्मर पे लोड लगाते हैं, तो एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें कोई लोड नहीं लगाते, जिसको हम लोग कहते हैं ओपन सर्किट कंडीशन, जिसमें हमारा कोई लोड नहीं होता, नो लोड का कंडीशन। ठीक है, एक हमारा होता है शॉर्ट सर्किट का कंडीशन, जिसमें हम ट्रांसफार्मर की सर्किट को ही शॉर्ट कर देते हैं। तो दोनों कंडीशन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अब ये लास्ट लेक्चर हमारा होगा डायरेक्ट लोडिंग वाला, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ये हम अगले लेक्चर में, यानी कि 10वां लेक्चर जो हमारा आएगा, उसमें हम लोग देख लेंगे। और ये 10 लेक्चर में आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ख़त्म हो गया, मतलब कल के लेक्चर में फाइनली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम इसके बाद प्रयास करेंगे कि भाई स्पेशल मशीन वाला चैप्टर स्टार्ट करें। स्पेशल जो मशीन आपका है, 4th यूनिट, आई थिंक 4th यूनिट है ना, ये 3rd यूनिट था, 4th नहीं 5th यूनिट है, हम पहले उसको कवर कर लेंगे। कारण ये है कि एग्ज़ाम में उसका कंपल्सरली वेटेज है, इस सबसे अगर क्वेश्चन आए ना आए संभावना बनती है, लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन तो कंपल्सरी है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो भाई उस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो एक 6 नंबर का क्वेश्चन आप फिक्स रखिए कि आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही चैप्टर में आपको बहुत अलग अलग मशीन के बारे में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले उसी को स्टार्ट करेंगे, बाद में 3 फेज ट्रांसफार्मर को देखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर में जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब तो करके ही जाते हैं, तो इसके लिए मैं क्या ही कहूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।